नमस्कार। जीएस क्विक रिवीजन में आपका स्वागत है। आज इतिहास के कुछ महत्वपूर्ण फैक्ट्स को हम लोग देखेंगे, कुछ महत्वपूर्ण तथ्यों को हम लोग देखेंगे। चलिए शुरुआत करते हैं महात्मा बुद्ध से। महात्मा बुद्ध बौद्ध धर्म के संस्थापक थे। उनके जीवन से संबंधित कुछ बौद्ध धर्म के प्रतीकों के ऊपर अगर हम नज़र डालें तो महात्मा बुद्ध का जन्म 563 ईसा पूर्व यानी बीसी में हुआ था और जो इनका जन्म हुआ था इसका प्रतीक कमल है। ये प्रतीक अक्सर पूछे जाते हैं परीक्षा में। महात्मा बुद्ध ने 29 वर्ष की आयु में गृह त्याग किया यानी घर को छोड़ दिया था और ये घटना महाभिनिष्क्रमण कहलाती है और इसका प्रतीक चिन्ह घोड़ा है। 35 वर्ष की आयु में महात्मा बुद्ध को ज्ञान की प्राप्ति हुई पीपल के नीचे और इसका प्रतीक बोधि वृक्ष यानी पीपल का वृक्ष है। 483 ईसा पूर्व में जब वे 80 वर्ष की आयु में थे तो महात्मा बुद्ध की मृत्यु हो गई, जिसको महापरिनिर्वाण कहा गया और इसका जो चिन्ह है, इसका जो बोधक है, इसका जो प्रतीक है वो है स्तूप। ठीक है, तो ये महात्मा गांधी के जीवन से संबंधित कुछ बौद्ध धर्म के प्रतीक थे। आगे हम बौद्ध धर्म से संबंधित कुछ अन्य तथ्यों को भी देखते हैं। बौद्ध धर्म में त्रिरत्न की संकल्पना लाई गई थी। बौद्ध धर्म के त्रिरत्न कौन कौन से हैं? बुद्ध, धम्म और संघ, यानी बुद्धम शरणम गच्छामि, धम्मम शरणम गच्छामि और संघम शरणम गच्छामि। ये 3 बौद्ध धर्म के त्रिरत्न हैं। बौद्ध धर्म में 4 आर्य सत्यों को भी कहा गया था। ये 4 आर्य सत्य दुख, दुख समुदाय, दुख निरोध और दुख निरोध गामिनी प्रतिपदा हैं। ये बौद्ध धर्म के 4 आर्य सत्य हैं और इसी में जो तीसरा है यानी दुख निरोध, इन 4 आर्य सत्यों में जो तीसरा आर्य सत्य है दुख निरोध, इसी में अष्टांगिक मार्ग का उल्लेख है। ठीक है, यानी दुख निरोध जो है वो अष्टांगिक मार्गों का पालन करके यानी अष्टांगिक मार्गों द्वारा ही दुख का निवारण या दुख का निरोध किया जा सकता है। ये अक्सर पूछता है कि अष्टांगिक मार्ग निम्न में से किस धर्म में उल्लेखित है। ऑप्शन दे देगा बौद्ध धर्म, जैन धर्म, ईसाई धर्म, पारसी धर्म, ऐसे दे देगा या और भी जो ऑप्शन दे सकता है। तो आपको ये जानना पड़ेगा कि अष्टांगिक मार्ग बौद्ध धर्म में जो 4 आर्य सत्य है उसमें जो तीसरा आर्य सत्य है दुख निरोध, उसमें उल्लिखित है। ओके, चलिए। बुद्ध ने अपना प्रथम उपदेश सारनाथ में दिया था या इसको मृगदाव या ऋषि पत्तनम भी कहते हैं। उसको धर्मचक्र प्रवर्तन कहा गया। बुद्ध ने सर्वाधिक उपदेश श्रावस्ती में दिए और बुद्ध के जो उपदेश थे उनकी भाषा पाली भाषा थी। बुद्ध के अगर हम अन्य नामों को देखें तो बुद्ध को तथागत भी कहा जाता है और बुद्ध को शाक्य मुनि भी कहा जाता है। बुद्ध का महापरिनिर्वाण मल्ल गणराज्य की राजधानी कुशीनारा में हुआ था और वहीं पर ही कुशीनगर में ही महापरिनिर्वाण मंदिर बनाया गया है। ओके, तो ये इम्पोर्टेंट फैक्ट्स थे बौद्ध धर्म के बारे में। आगे हम बौद्ध संगीतियों को देखते हैं। अक्सर इससे प्रश्न पूछा जाता है। जो 4 बौद्ध संगीतियाँ हैं इससे कभी जोड़े में प्रश्न दे देता है, कभी ये दे देता है किस काल में हुई या इसके अध्यक्ष कौन थे, किस शासक के काल में हुई। तो ये सारे इम्पोर्टेंट हैं, सबको आप देखिए। कुल 4 बौद्ध संगीतियाँ हुई थी। पहली बौद्ध संगीत राजगृह के सप्तपर्णी गुफा में 483 ईस्वी पूर्व हुई थी और इसका आयोजक हर्यक वंश का शासक अजात शत्रु था। उसमें अध्यक्षता महाकश्यप ने की थी। इम्पोर्टेंट है। द्वितीय बौद्ध संगीत वैशाली में हुई 383 ईसा पूर्व यानी ठीक 100 साल बाद और उस समय शिशुनाग वंश के शासक कालाशोक का शासन था और इसमें अध्यक्षता सर्वकामी साबक मीर ने की थी। तृतीय बौद्ध संगीत पाटलिपुत्र में हुई 251 ईस्वी पूर्व में। उस समय मौर्य वंश के शासक अशोक का शासन था और इसकी अध्यक्षता मोगलपुत्र तिस्स ने की थी। जबकि चौथी और सबसे इम्पोर्टेंट, सबसे फेमस बौद्ध संगीत कश्मीर के कुंडलवन में हुई थी ईसा की पहली शताब्दी में यानी फर्स्ट एडी में हुई थी। कुषाण वंश के शासक कनिष्क के काल में। उसके अध्यक्ष वसुमित्र थे और उपाध्यक्ष अश्वघोष थे। ठीक है, तो ये 4 बौद्ध संगीतियाँ शासक के समय, अध्यक्षों के नाम, किस स्थान पर हुई, मोस्ट इम्पोर्टेंट है, परीक्षा में अक्सर पूछी जाती हैं। ओके, आगे बढ़ते हैं।
हम षड दर्शनों को देखते हैं और उनके प्रवर्तकों को देखते हैं। देखिए, जो षड दर्शन है भारतीय साहित्य में या भारत में, खासकर हिंदू परंपरा में, तो इन षड दर्शन जो हैं ये वैदिक काल में मुख्य रूप से इनका बीजारोपण हुआ, लेकिन अंतिम रूप से इन षड दर्शनों का प्रवर्तन या अंतिम रूप से ये षड दर्शन गुप्त काल में अस्तित्व में आए थे। ठीक है, ये 6 दर्शन कौन कौन से हैं? पहला है न्याय दर्शन, आचार्य गौतम इसके प्रणेता थे या प्रवर्तक थे। ओके। पूर्व मीमांसा जैमिनी इसके प्रवर्तक हैं। योग दर्शन के प्रवर्तक पतंजलि थे। सांख्य दर्शन कपिल मुनि ने इसका प्रवर्तन किया था। वैशेषिक दर्शन के प्रवर्तक कणाद या उलूक थे। और चारवाक दर्शन के प्रवर्तक चारवाक थे। सॉरी, यहाँ पर एक छूट गया है, उत्तर मीमांसा दर्शन के प्रवर्तक बादरायण ऋषि थे। ठीक है, तो ये प्रमुख दर्शन हैं और उनके प्रवर्तक हैं, परीक्षा में पूछा जा सकता है। आगे बढ़ते हैं हम सम्राट अशोक के प्रमुख शिलालेखों को और उनमें कौन कौन सी सूचनाएं वर्णित हैं। इससे भी प्रश्न अक्सर पूछा जाता है, खासकर जो अशोक के 13 शिलालेख हैं उसमें जो पहला शिलालेख है उसमें क्या लिखा है या वो किससे संबंधित है? उसमें लिखा है पशु बलि की निंदा और समस्त प्रजा मेरी संतान है, यानी समस्त प्रजा को अशोक अपनी संतान कहता है, ऐसा अशोक के पहले शिलालेख में लिखा है। साथ ही पशु की जो हत्या है, जो पशुओं की बलि दी जाती थी, उसकी निंदा भी की गई है। मास्की और गुर्जला अभिलेख, इसमें अशोक के व्यक्तिगत नाम का उल्लेख किया गया है। लघु शिलालेख में अशोक का नाम देवा नाम प्रियदर्शी या देवा नाम प्रियदसी रखा गया है। अशोक के 8वें शिलालेख में तीर्थ यात्राओं का उल्लेख है, जो उसने बोध गया, लुम्बिनी नामक तीर्थ यात्रा की थी, नामक शहरों की, उसका उल्लेख अशोक के 8वें शिलालेख में है। रुम्मिनदेयी शिलालेख मोस्ट इम्पॉर्टेंट है, अशोक से संबंधित है। रुम्मिनदेयी शिलालेख, इसमें मौर्यकालीन अर्थव्यवस्था का उल्लेख किया गया है। ये अशोक के काल का एकमात्र आर्थिक अभिलेख है। इसमें ये कहा गया है कि अशोक ने लुम्बिनी की यात्रा अपने राज्याभिषेक के 20वें वर्ष में की और लुम्बिनी को बलि नामक कर से मुक्त कर दिया था, बलि नामक टैक्स से मुक्त कर दिया था। बलि एक कर था, एक टैक्स था, उससे अशोक ने मुक्त कर दिया था जब उसने राज्याभिषेक के 20वें वर्ष में लुम्बिनी की यात्रा की थी, और ऐसा इस रुम्मिनदेयी शिलालेख में वर्णित है। दूसरा और 13वां शिलालेख, दूसरे और 13वें शिलालेख में संगम राज्य, खासकर चोल, पांड्य, सत्यपुत्र और केरलपुत्र सहित ताम्रपर्णी राज्यों की या ताम्रपर्णी राज्यों की सूचना इसमें दी गई है। अक्सर पूछा जाता है दक्षिण भारतीय राज्यों का उल्लेख किस शिलालेख में है, तो ये दूसरे शिलालेख में है और साथ ही साथ 13वें शिलालेख में भी किया गया है। ओके। इसके बाद 13वां शिलालेख बहुत ही महत्वपूर्ण है, सबसे ज़्यादा बार यही पूछा गया है। 13वें शिलालेख में 8वें वर्ष में 261 ईस्वी पूर्व में कलिंग के युद्ध का विवरण है और इसमें अशोक की विजय का उल्लेख है। यानी कलिंग युद्ध का वर्णन किस शिलालेख में है? अशोक के 13वें शिलालेख में। बहुत बार ये परीक्षा में आया है। ओके, आगे बढ़ते हैं, महाजनपदों को देखते हैं और उनकी राजधानियों को देखते हैं। देखिए, जब उत्तर वैदिक काल के बाद लोहे का उत्पादन अत्यधिक मात्रा में होने लगा तो एक द्वितीय नगरीय क्रांति आई और द्वितीय नगरीय क्रांति में लोहे के अधिशेष उत्पादन के कारण जो उत्तर वैदिक काल में जनपद थे वो महाजनपदों में परिवर्तित हो गए। कुल 16 महाजनपदों का उदय हुआ, जिसमें से कुछ अत्यधिक शक्तिशाली थे, जैसे मगध था, अवंती था, इसके अलावा सूरसेन था। ये सब कुछ अत्यधिक शक्तिशाली महाजनपद थे। तो उन्हीं महाजनपदों और उनकी राजधानियों से अक्सर प्रश्न पूछे जाते हैं, हम लोग जल्दी से देखते हैं। उत्तरी अवंती महाजनपद की राजधानी अवंतिका या उज्जैन थी। दक्षिणी अवंती की राजधानी महिष्मती थी। उत्तरी पांचाल की राजधानी अहिछत्र थी और दक्षिणी पांचाल की राजधानी कामपेल्य थी। चेदी महाजनपद, इसकी राजधानी सोथिवती या सुक्तिमती थी। सूरसेन की राजधानी मथुरा थी। मगध मोस्ट इंपॉर्टेंट है, गिरिव्रज या राजगृह इसकी राजधानी थी। कुरु महाजनपद की राजधानी इंद्रप्रस्थ थी। वत्स महाजनपद की राजधानी कौशाम्बी थी।
अस्मक या अशक की राजधानी पैठन, पोतन या पोटली थी। अस्मक बहुत ही महत्वपूर्ण है क्योंकि जितने भी महाजनपद थे सब उत्तर भारत में थे सिवाय इसके। अस्मक एकमात्र दक्षिण भारत में स्थित महाजनपद था। गोदावरी नदी के तट पर ये आंध्र प्रदेश और तमिलनाडु के आसपास स्थित था। ओके। अंग महाजनपद की राजधानी चंपा थी। मत्स्य महाजनपद की राजधानी विराटनगर थी। मत्स्य इस समय राजस्थान में स्थित है। कोसल की राजधानी साकेत थी जो कि वर्तमान में अयोध्या श्रावस्ती के आसपास का क्षेत्र है। ठीक है, तो ये कुछ प्रमुख महाजनपद थे और इनकी राजधानियाँ थीं। आगे हम लोग आज के अंतिम टॉपिक को देखते हैं, कुछ प्रमुख यात्री जो कि इतिहास में आए और उन्होंने कौन से प्रमुख कार्य किए या कौन सी प्रमुख पुस्तकें लिखी। सबसे पहले ह्वेनसांग, ये एक चीनी यात्री था। इसका उपनाम था यात्रियों का राजकुमार, वर्तमान शाक्यमुनि। ये ह्वेनसांग को कहा जाता था। इसने सी यूकी नामक पुस्तक में अपनी भारत यात्रा का विवरण किया। हर्षवर्धन के शासनकाल में इसने भारत का भ्रमण किया था। हर्षवर्धन के शासनकाल में ये भारत आया था। कौन? ह्वेनसांग। दूसरा प्रमुख यात्री है मेगस्थनीज, यूनान का यात्री था। ये चंद्रगुप्त मौर्य के दरबार में आया था और इसने अपनी पुस्तक इंडिका लिखी थी। इंडिका में ही इसने अपनी भारत भ्रमण का वर्णन किया है। फायान, ये भी एक चीनी यात्री था। ये चंद्रगुप्त द्वितीय के दरबार में आया था और इसने एक पुस्तक लिखी है जिसका नाम फू ओ की है। अगला निकोल कोंटी, इटली का प्रसिद्ध यात्री था। ये विजयनगर साम्राज्य में विजयनगर शासक देवराय प्रथम के राज्य दरबार में आया था। डाइमेकस सीरिया का राजदूत था। बिंदुसार के दरबार में आया था। पुर्तगाल का डोमिंगो पायस, ये भी एक यात्री था। ये विजयनगर के शासक कृष्णदेव राय के दरबार में आया था। देखिए, कृष्णदेव राय के दरबार में दो प्रसिद्ध यात्री आए थे, एक डोमिंगो पायस आया था और एक बारबोसा भी आया था। तो नोट डाउन कर लीजिए, बारबोसा भी कृष्णदेव राय के दरबार में आया था। ओके। विलियम हॉकिंस और टॉमस रो, ये जहांगीर के शासनकाल में आए थे। ठीक है। और एक और याद रखिएगा, अब्दुल रज्जाक, ये भी एक विदेशी यात्री था। अब्दुल रज्जाक, ये विजयनगर साम्राज्य के देवराय द्वितीय के दरबार में आया था। ओके, चलिए, तो आज इतना ही रखते हैं। कैसा लगा वीडियो ज़रूर बताइएगा। इसके अलावा जीएस, करंट अफेयर्स, हिंदी, मैथ, रीजनिंग, कंप्यूटर, सब की बेहतरीन नोट्स पीसीएस, लोअर पीसीएस, यूपी ट्रिपल एससी, आरओ एआरओ के लिए उपलब्ध हैं। अगर आप लोग नोट्स को लेना चाहते हैं तो बिना देर किए हुए 9451900992 इस नंबर पर व्हाट्सएप या टेलीग्राम के जरिए नोट्स लिखकर भेज दें। वहाँ पर आपको सैंपल दिखाया जाएगा। इस समय ऑफ़र चल रहा है। निश्चित रूप से इस नोट्स को लेंगे तो आपका सिलेक्शन जल्द से जल्द होगा। नमस्कार।